चलिए, तो कल की क्लास में आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम लोग पढ़ लेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला हम लोग बात कर ले यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। What is necessary condition for geometrical isomerism? गलत कोई नहीं बोल रहा है। सबसे पहला कंडीशन लिख लीजिए, द कंपाउंड हैज टू बी प्लेनर। द कंपाउंड हैज टू बी प्लेनर, दैट इज sp2 hybridized। तभी हम देख सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स प्लेन के ऊपर हैं या प्लेन के ऑपोजिट साइड में हैं। तो जहां पर हम देख रहे हैं वो ग्रुप जरूर एक प्लेन में लाई करना चाहिए। सेकंड कंडीशन, द रेफरेंस एटम्स should be attached with two different groups. The reference atoms should be attached with two different groups. Geometrical isomerism, this is most common in case of alkenes. अब जैसे हम लिख दें यहां पर C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर sp2 hybridized। अब एक बार पाई बॉन्ड आ गया मतलब फ्री रोटेशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। थर्ड कंडीशन लिख लीजिए, फ्री रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। Free rotation should be restricted. That is, either pi bond should be present. That is, either pi bond should be present or the compound should be cyclic. हमने पढ़ा था one cycle is equivalent to one double bond. तो एक बार डबल बॉन्ड आ गया मतलब पाई बॉन्ड आ गया और फ्री रोटेशन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड। जिन एटम के बीच में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है उसको हम मान के चलेंगे रेफरेंस एटम्स। अब ये यहां पे रेफरेंस एटम्स हो गए। द रेफरेंस एटम्स शुड बी अटैच्ड विथ टू डिफरेंट ग्रुप, मतलब ये कार्बन भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ होना चाहिए और दूसरा रेफरेंस एटम भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ होना चाहिए। Here A should not be equal to B, X should not be equal to Y. This is the necessary condition for geometrical isomerism. बात आई समझ में? अब यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, इसके लिए ये दो को कभी भी हमें कंपेयर नहीं करना है। इन दोनों से हमें मतलब ही नहीं। बस हमें क्या देखना है कि एक रेफरेंस एटम जो दो ग्रुप में लगा है, दो ग्रुप के साथ लगा है, बस वो आपस में सेम नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके का अगर कुछ भी आ गया आपके पास, क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? अब ये रेफरेंस एटम दो सेम ग्रुप के साथ आ गया मतलब यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। या इसी को अगर हम इस तरीके से भी लिख दें, अब ये रेफरेंस एटम दो सेम ग्रुप के साथ आ गया तो यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। यहां पर ये रेफरेंस एटम भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ है, ये रेफरेंस एटम भी दो ग्रुप के साथ है,
तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। मतलब ये दो ग्रुप्स ये आपस में सेम है या डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बस एक रेफरेंस एटम दो सेम ग्रुप के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए, जैसे सपोज हम लिख दें यहां पर ये कौन सा हो गया, 4 कार्बन 5 कार्बन, पेंट वानीन। वैसे ही सपोज हम लिख देते हैं यहां पे C4H9, इसको लिख दिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितना कार्बन हो गया, 5 6 7, ये हो गया हेप्ट वानीन। तो एल्कीन्स में जब भी डबल बॉन्ड का लोकेंट पोजीशन 1 आएगा, तो उस केस में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो दो सेम ग्रुप के साथ आ जाएगा। और एक बार डबल बॉन्डेड, ये तो रेफरेंस एटम्स है ही, अब यहां पर ये रेफरेंस एटम दो सेम ग्रुप के साथ आ गया, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो एल्कीन्स में किसी भी वन इन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और वैसा एल्कीन जहां पे डबल बॉन्ड का लोकेंट पोजीशन 1 है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्कीन्स। तो टर्मिनल एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल नॉट टेक प्लेस। नेट में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल टेक प्लेस। तो एक बार आपको 1 इन दिख गया कहीं पर भी, इसका मतलब वहां पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना ही नहीं है। लिख लीजिए इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट टेक प्लेस in case of terminal alkenes. Geometrical isomerism does not take place in case of terminal alkenes. Identification of cis and trans। इसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया ब्यूट वानीन, सेकेंड ब्यूटुइन, तीसरा लिख दें यहां पर 2 मिथाइल प्रोपीन, और एक लिख दें हेक्स 3इन। आपसे पूछ दिया इनमें से किस किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। पहला तो टर्मिनल एल्कीन हो गया, यहां पर तो होना ही नहीं है। सेकंड वाले को चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यही हो गया रेफरेंस एटम्स। अब ये भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ है, ये भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ है, तो यहां तो होगा। तीसरा आ जाइए 2 मिथाइल प्रोपीन, फिर से दोनों रेफरेंस एटम सिमिलर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, नहीं होगा। लास्ट आ जाइए हेक्स 3इन, C2H5 कितना हो गया, 4 लिख सकते हैं इस तरीके से, यही हो गया। ये रेफरेंस एटम भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ,
और ये रेफरेंस एटम भी दो डिफरेंट ग्रुप के साथ, तो यहां पर भी होगा. सो हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल टेक प्लेस इन केस ऑफ ब्यूटीन एंड हेक्स 3इन. सबको आई बात समझ में? चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस. The geometrical isomer where similar groups are present on same side of the plane. इसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं cis and if similar groups are present on opposite side of the plane, this is trans. ये दोनों क्लोरीन जो है ये स्क्रीन के ऊपर में, प्लेन के ऊपर में, और दोनों ब्रोमीन जो है ये है प्लेन के नीचे में. डबल बॉन्डेड कार्बन्स आर प्रेजेंट इन वन प्लेन. ठीक है. अब कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं पूछते जाता हूं, बताते जाइएगा. सिस और ट्रांस में ज्यादा पोलर कौन सा होगा? कैसे देखेंगे इसको? पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं? सबसे आसान तरीका वेक्टर ड्रॉ करके. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एरो उसी की तरफ पॉइंट करेगा. कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे ही कार्बन ब्रोमीन में ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहां पर तो एग्जैक्टली सेम ग्रुप प्लेन के ऑपोजिट साइड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेक्टर्स का कैंसिलेशन. जबकि यहां पर अब ये दोनों जो वेक्टर होगा इसको एग्जैक्टली नीचे वाले कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर एक नेट वेक्टर आएगा. जबकि ट्रांस में अगर बिल्कुल सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में है तो यहां पर नेट वेक्टर 0, और नेट वेक्टर 0 मतलब पोलैरिटी 0, और पोलैरिटी 0 मतलब डाइपोल मोमेंट 0. तो सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा? सिस का. हायर डाइपोल मोमेंट, मोर पोलर. दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं? जैसे आप मान लीजिए कि ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. बॉयल करने का मतलब क्या होगा? जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उसको एस्केप करके आना पड़ेगा गैसियस फेज में. अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, मतलब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उसको पीछे वाले मॉलिक्यूल्स जोर से पकड़ करके रखे हुए हैं. जो इस बच्चे का पीछे में है इसको पकड़ लिया है बाल से, वैसे ही इसको भी पीछे पकड़ लिया गया है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना आसान होगा या मुश्किल होगा? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किस में होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में? पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में तो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, लंडन फोर्सेस. तो जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. तो बॉयल कराने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा वहां पे, और उस केस में बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर. सो मोर इज पोलैरिटी, हायर इज बॉइलिंग पॉइंट. तो सिस और ट्रांस में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सिस का. दोनों में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी. और पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या देखते हैं? सिमेट्री. जितना सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा क्रिस्टल फिटिंग होगा, और क्रिस्टल फिटिंग एक बार स्ट्रांग है तो उसको फिर मेल्ट करना मुश्किल है. और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जहां पर सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द प्लेन, दैट स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल. तो सिस और ट्रांस में ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सा है? ट्रांस. ऑर्थो मेटा पैरा में सबसे सिमेट्रिकल कौन सा है? पैरा.
तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा ऑर्थो और मेटा से, और ट्रांस का हमेशा ज़्यादा होगा सिस से. सो ट्रांसफॉर्म दिस विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट. अब एक चीज देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी दो एसिडिक ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और दो एसिडिक ग्रुप्स को अगर हम डिहाइड्रेट कर दें, क्या बनता है यहां पर? वाटर बाहर निकल करके क्या बनता है? एनहाइड्राइड. तो एनहाइड्राइड बनने के लिए एक कंडीशन क्या है? जो एसिडिक ग्रुप्स हैं उनको आपस में इंटरैक्ट करना पड़ेगा. अब अगर हम यहां पर एक लिख दें, एक हमने लिख दिया सिस फॉर्म ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉमनली नोन एज मैलिक एसिड. ये हो गया सिस. और इसी का अगर हम ट्रांसफॉर्म लिख लें, फ्यूमेरिक एसिड. तो किसको हीट करेंगे तो एनहाइड्राइड आसानी से बन जाएगा, और किस केस में एसिडिक ग्रुप्स आपस में आसानी से इंटरैक्ट कर पाएंगे? मैलिक एसिड. मतलब सिस फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, तो आपस में इंटरैक्शन आसानी से हो जाएगा. जबकि ट्रांस में एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स विल बी प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो यहां पर इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा. तो सिस फॉर्म ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विल फॉर्म एनहाइड्राइड इजीली. लिख लीजिए इसको. सिस फॉर्म ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सिस फॉर्म ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स एनहाइड्राइड इजीली. सिस फॉर्म के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे मैलिक एसिड. हाँ, सिस या ट्रांस या ई एंड जेड? अभी आएंगे उस पर, अभी आएंगे तुरंत. तो सिस और ट्रांस में बस क्या याद रखना है आपको? सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा. ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. सिस फॉर्म ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन हीटेड विल फॉर्म एनहाइड्राइड. इसमें ये मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, इन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, अब जैसा बच्चे ने क्वेश्चन किया अभी कि अगर दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, दो ही ग्रुप्स है, तब तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा अपोजिट साइड में है, कौन सा सेम साइड में है. मगर दो से ज्यादा ग्रुप्स अगर है तब तो सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे. तो वहां के लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं दैट इज ई एंड जेड. ई एंड जेड नोटेशन. इनफैक्ट आयुपैक नोमेनक्लेचर में हम सिस ट्रांस की जगह पर ई एंड जेड ही यूज करते हैं. ई, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड एंटगेगेन. एंटगेगेन इसका मतलब होता है ऑपोजिट. एंड जेड, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड जुसामेन, which means together.
ठीक है। तो जर्मनी घूमने गए तो ये नहीं सोचना है कि आपको जर्मन नहीं आती, बस एंट गेगन जूसामैन यही बोलते रहना है, सब सोचेंगे जर्मनी है। बहुत ही आसान सा है ये। और ई एंड जेड नोटेशन, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेट ऑफ प्रायोरिटी रूल्स, सेट ऑफ प्रायोरिटी रूल्स which was given by Kane, Ingold and Prelog. साइंटिस्ट का नेम्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे पहला लिख लीजिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, the elements having higher atomic number, the elements having higher atomic number is assigned higher priority. The elements having higher atomic number is assigned higher priority. जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसी का प्रायोरिटी भी ज्यादा होगा। अब जैसे सपोज हमने लिख दिया यहां पर ये, सबसे पहला काम क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड प्रायोरिटीज। अब पहले वाले रेफरेंस एटम पर आ जाएं, इसके साथ ये दो ग्रुप अटैच्ड है। क्लोरीन और ब्रोमीन में हायर एटॉमिक नंबर किसका, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ये हो गया प्रायोरिटी 1, क्लोरीन हो गया प्रायोरिटी 2। वैसे ही दूसरे रेफरेंस एटम के साथ भी दो ग्रुप्स, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये हो गया प्रायोरिटी 1 और ये हो गया प्रायोरिटी 2। अब यहां पे क्या आ गया, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड। सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में आ गया इसका मतलब दिस इज ई, दिस इज इक्विवेलेंट टू ट्रांस। यहीं पर एक और लिख दें, ये सबसे पहले इस रेफरेंस एटम के साथ आ जाए। इस रेफरेंस एटम के साथ जो एलिमेंट लगा है हाइड्रोजन, दूसरा जो एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ कार्बन। तो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन में ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो ये हो गया प्रायोरिटी 1, ये हो गया प्रायोरिटी 2। वैसे यहां पर आइए, इधर से जो एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन, यहां पर अटैच्ड है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हायर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो ये हो गया प्रायोरिटी 1, ये हो गया प्रायोरिटी 2। सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट टुगेदर, सो दिस इज Z4, Z which is equivalent to cis। सबको आई बात समझ में? सेकेंड रूल पर आ जाइए। For isotopes, priority is decided by atomic mass। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, तो वहां पर वी हैव टू डिसाइड प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। जैसे यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल लिख लें, एक तरफ है सपोज हमारे पास प्रोटियम और एक तरफ है हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। वैसे यहां पर एक अटैच्ड है क्लोरीन 37 और एक अटैच्ड है क्लोरीन 35। आइसोटोप्स आर ऑल्सो डिफरेंट एलिमेंट्स।
तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। अब यहां पे जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। प्रोटियम और ड्यूटेरियम में हायर प्रायोरिटी ड्यूटेरियम का, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। वैसे ही 37 वाले का प्रायोरिटी ज्यादा है, यही आ गया। Similar priority groups are present on opposite side, so this is E form. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। If priority cannot be decided, if priority cannot be decided by the first atom, if priority cannot be decided by the first atom, then we proceed to next, then we proceed to next, and so on, and so on, till difference in atomic number is attained, till difference in atomic number is attained. जैसे हम यहां पर एक इस तरीके से लिख लें, बिल्कुल अब यहां पे देखिए, जगह जैसे अगर हम इस रेफरेंस कार्बन पे आ जाएं, एक मिनट इसको ठीक कर दीजिएगा। ये वाले रेफरेंस कार्बन पर आ जाएं। अब यहां से भी जो पहला एलिमेंट अटैच्ड है कार्बन है, इधर से भी पहला एलिमेंट कार्बन ही है। सो प्रायोरिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट एलिमेंट। इन दिस केस विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक नंबर। अब ये कार्बन किसके किसके साथ अटैच्ड है? यहां पर हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है सिर्फ उसी को देखना है, तो हम बोलेंगे दैट दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ कार्बन। जबकि ये कार्बन अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन का, तो ये हो गया यहां पर प्रायोरिटी 1, ये हो गया प्रायोरिटी 2। वैसे इधर पे ये कार्बन अटैच्ड है हाइड्रोजन के साथ, जबकि ये कार्बन अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये हो गया यहां पे प्रायोरिटी 1, ये हो गया प्रायोरिटी 2। Similar priority groups are present together, so this will be Z form. ठीक है? लास्ट रूल पे आ जाइए। Morris bond order, Morris bond order Morris priority, Morris bond order, Morris priority। तब एक बार नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होंगे तो प्रायोरिटी ज्यादा होगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। अब केन इनगोल्ड प्रेलॉग सिस्टम में जैसे सपोज हमें दिया है C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कार्बन है हमारे पास, दिस इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स। दिस इज केन इनगोल्ड प्रेलॉग नोटेशन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ही अगर हमें दिया है C डबल बॉन्ड C, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन्स। या आपको दिया है कार्बोनिल ग्रुप, तो इसका मतलब होगा कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 ऑक्सीजन्स। समझ गए? एक एग्जाम्पल लिख लें यहां पे। सोच के बताइएगा। वैसे आप लोगों का निट का काम पहले एग्जाम्पल से फुलफिल हो जाता है। पूछेंगे अगर तो बस एटॉमिक नंबर का डिफरेंस फर्स्ट रूल वाले से आए। ई है, पहले ये दो ग्रुप्स को कंपेयर कर लें। किसका प्रायोरिटी ज्यादा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसी को देखना है, मतलब ऑक्सीजन से मतलब है हमें। दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 ऑक्सीजन, whereas दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 ऑक्सीजन, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2। यहां तो ऐसे ही क्लियर है, कार्बन कार्बन के ही बीच में देख रहे हैं, तो जहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा वहां पे प्रायोरिटी ज्यादा होगा। सो ट्रिपल बॉन्ड विल हैव हायर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड। तो ये हो गया यहां पर 1, ये हो गया 2। Similar groups are on opposite sides, so this will be E form. सपोज करो कि इस तरीके का एग्जाम्पल है आपके पास, या इसको हम लिख दें हेयर एंड्स आर ऑपोजिट। एंड्स आर ऑपोजिट मतलब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहां पर आपसे पूछ दें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, यहां पर बस क्या देखेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे बन जाएगा, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पे बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, यहां सिस, यहां सिस, यहां ट्रांस, यहां ट्रांस, तीसरा यहां सिस यहां ट्रांस, और चौथा यहां पे ट्रांस यहां पे सिस। तो टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। वैसे सिंपल टर्म्स में आप याद रखेंगे यहां पे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये हो जाएगा 2 to the power n, where n is number of double bonds। मैं उतना ही बताऊंगा जितने से क्वेश्चन आएगा और जो आपको याद रह जाए।
तो एक तो आपने देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एल्कीन्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल, लिख लीजिए इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो पॉसिबल in case of disubstituted. Geometrical isomerism is also possible in case of disubstituted cyclic compounds. जैसे सपोज हम यहां पे लिख दिए एक बार वेज से दिखाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? प्लेन के ऊपर, प्लेन के बाहर, और डैश से दिखाया हुआ है मतलब प्लेन के नीचे. एक बार साइकिल भी आ गया तो फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया. तो यहां पर दिस टू कैन बी टेकन एज रेफरेंस एटम. ये भी अटैच्ड है दो डिफरेंट ग्रुप के साथ, ये भी अटैच्ड है दो डिफरेंट ग्रुप के साथ. तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी पॉसिबल. यहां पे क्या है? सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन. तो ये सिस हुआ या ट्रांस हुआ? सिस. पूरा नेम क्या हो जाएगा? सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ये मान लीजिए ये आपके पास है एक एल्डिहाइड. एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें. सपोज इसका रिएक्शन हम करा दिए हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इन एसिडिक मीडियम. रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ा है 12th में. कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता है, यहां पे वाटर बाहर निकलता है. ये वाटर को हमने निकाल दिया बाहर. क्या बनता है? ऑक्साइम. अब यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हो गया लोन पेयर. ये बन गया एल्डिहाइड से ऑक्साइम बना, इसका मतलब ये हो गया अल्डोक्साइम. क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? ये दोनों रेफरेंस एटम्स हो गए यहां पे. ये भी अटैच्ड है दो डिफरेंट ग्रुप के साथ, ये भी अटैच्ड है दो डिफरेंट ग्रुप के साथ. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो टेकन एज सेपरेट ग्रुप. तो यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. अब यहां पर हम एक नोटेशन यूज करते हैं सिन एंड एंटी. जैसे हाइड्रोजन और OH के रेस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो H और OH प्लेन के ऑपोजिट साइड में है या सेम साइड में है? ऑपोजिट. ऑपोजिट को बोलते हैं एंटी. दिस इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू H एंड OH. वैसे ही एल्काइल के रेस्पेक्ट में देखते और OH के रेस्पेक्ट में देखते तो ये हो जाता सिन. सो सिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू Z, this is equivalent to sin. और वैसे ही ट्रांस, this is equivalent to E and this is equivalent to anti. बिल्कुल. हाँ, अलग अलग होगा, अलग अलग हो जाए.
एक बिल्कुल इसी तरीके से हम लिखते हैं यहां पर एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एजो ग्रुप, AZO। अब ये नाइट्रोजन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा नहीं होगा? यहां पर ये कौन सा हो गया? सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, तो ये हो गया यहां पर सिन। सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड, सो दिस विल बी एंटी। ऑप्टिकल तो कुछ कुछ पढ़ा है आपने 12th में, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है वही सब हम लोग देख रहे हैं अभी। हो गया? सिमेट्रिकल ले लें तो फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, उसमें फिर देखना पड़ेगा ऑड नंबर ऑफ कार्बन है या इवन नंबर ऑफ कार्बन है। वो IT एडवांस्ड में तो आ सकता है, आप लोगों के लिए नहीं आएगा। तो अलग से पूछ लीजिएगा मेरे से, वो सब चीज़ें वो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाए यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए शांत बच्चे, आप बताइए व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? किसको पता है? हाँ आपको तो पता है, और आप क्या बताएंगे? सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन इन तीनों के बावजूद भी वो बिहेवियर ऑफ लाइट को अगर उसके वजह से वेरी गुड, बस मैं यही सुनना चाहता था। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बैठ जाइए। तो वैसा कंपाउंड्स जिसका प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब ये दोनों अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट इसका है वही बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट इसका है वही मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, जो डाइपोल मोमेंट इसका है वही डाइपोल मोमेंट इसका होगा। बस दोनों में अंतर कब आएगा? जब हम इन पर प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे। दे विल बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। एक हो सकता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर दे, एक लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दे, या एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर दे, दूसरा रोटेट ही ना करे। सो दे विल बी बिहेविंग डिफरेंटली टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा दे वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी ये एक अलग बात हो गई, और ऑप्टिकल आइसोमर्स होना एक अलग बात हो गया। ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए सिर्फ क्या होना है? सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वैसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा दे, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्टर का मतलब ही होता है राइट हैंड, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी नोटेशन से। तो किसी भी कंपाउंड के आगे अगर स्मॉल डी नोटेशन लग गया या प्लस नोटेशन लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? द कंपाउंड विल कॉज rotation of plane polarized light towards right hand side.
और वैसे किसी भी कंपाउंड के आगे अगर स्मॉल एल नोटेशन लग जाए या माइनस लग जाए, एल का मतलब होता है लिवोरोटेटरी, लिवर्स स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड, तो स्मॉल एल या माइनस का मतलब होगा प्लेन पोलराइज लाइट विल बी रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। और ये प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट through which we measure rotation of plane polarized light. चलिए आप बताइए बच्चे, राणा साहब, what is necessary condition for a compound to become optically active? उसमें बैठ जाइए। अब इसी के आंसर पर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, इज कायरलिटी ऑफ कार्बन नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी? क्या एक बार कायरल कार्बन्स हो गया तो जरूरी है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा? बहुत सारे वैसे कंपाउंड हैं जिसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हैं, मगर वहाँ पर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, तो जिसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो कायरल कार्बन्स के रहते हुए भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। वैसे ही कुछ वैसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें कायरल कार्बन्स है ही नहीं, देन ऑल्सो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? इस तरीके से हम लिख दें, क्या बोलते हैं इसको? conjugated dienes. They are commonly known as allenes. Allenes ये वो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं होता, मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लेन, मतलब ये डबल बॉन्ड अगर प्लेन के अलोंग है तो ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। और एक बार नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गया मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल कार्बन के रहते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है और बिना कायरल कार्बन के भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। सो कायरलिटी ऑफ कार्बन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है? ओवरऑल द कंपाउंड शुड बी कायरल और ओवरऑल द कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, और ओवरऑल उस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो एक बार पूरा का पूरा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लिख लीजिए इसको, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव is that no element of symmetry should be present. That is, no element of symmetry should be present. That is, the compound should be chiral. If only one chiral carbon is present, if only one chiral carbon is present, then the compound has to be unsymmetrical. If only one chiral carbon is present, then the compound has to be unsymmetrical.
दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक ही कायरल कार्बन अगर है फिर तो दिमाग लगाना ही नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। मगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन अगर आ गया तो उस केस में वील हैव टू चेक फॉर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आ गया तो उस केस में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं ये सबको पता है, कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अगर कोई कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो वो कार्बन कायरल हो गया, और एक ही कायरल कार्बन हो गया मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसे ही अगर हम यहां पे लिख दें क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेन टू ऑल। अब यहां पर भी ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ आ गया, सो दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ब्यूटेन 1 ऑल भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ब्यूटेन 1 ऑल को सिंपल तरीके से कैसे लिख लेंगे, C3H7। यही हो गया ना। अब इधर तो क्या क्या है हमारे पास, CH3, CH2, CH2। CH3 आ रहा है या CH2 आ रहा है तो वहां तक तो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहां पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट, सो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोटेशंस जो हम यूज करते हैं फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसमें एक तो स्मॉल डी स्मॉल एल बता दिया मैंने, प्लस माइनस बता दिया। तो स्मॉल डी या प्लस क्या बताता है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। स्मॉल एल या माइनस क्या बताता है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगला 2 नोटेशन जो हम देखेंगे, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, एंड आर एंड एस। चलिए यहां पर बढ़ने के पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एन एल्केन। एल्केन के अंदर में मिनिमम कितना कार्बन चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? अक्कू मित्तल बता रहे हैं कुछ। 2 कार्बन वाला एल्केन का नाम, 2 कार्बन वाला एल्केन मीथेन। इथेन ऑप्टिकली एक्टिव होगा? 4 मतलब ब्यूटेन। ब्यूटेन का 2 आइसोमर बनता है, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। कौन सा होगा? थोड़ा सा सोचना है पहले। आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन लिख देते हैं, CH3 CH, यही होता है आइसोब्यूटेन। कोई भी कार्बन कायरल है यहां पे? थोड़ा सा सोचना चालू कर देंगे तो रटना कम हो जाएगा। थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइए। वही मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आइसो। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या सोचना है, एल्केन की बात हो रही है। एल्केन में कार्बन का वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है? हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप्स, बस इन्हीं से सेटिस्फाई करना है। अब कार्बन को आपको कायरल बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पूछा है, तो सबसे पहले तो कार्बन का एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से। अब इसके बाद 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पूछ रहा है, तो सबसे छोटे एल्काइल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो पहला एल्काइल ग्रुप कौन सा लेंगे? मिथाइल। दूसरा कौन सा लेंगे? इथाइल। तीसरा कौन सा लेंगे? प्रोपाइल।
Now this will be first member of alkane family which will be optically active. यहां पर कायरलिटी जनरेट हो गया. प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सा हो गया यहां पर? यह आ गया प्रिंसिपल कार्बन चेन. कितने कार्बन का? 6. क्या नाम हो गया इसका? 3 मिथाइल हेक्सेन. कितना कार्बन आया इसमें? 7. सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन फॉर बीइंग ऑप्टिकली एक्टिव विल बी 7. वैसे एल्कीन पूछ देते तो क्या करते? जो सबसे बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है इसको हटा दीजिए. और यहां पे लगा दीजिए CH डबल बॉन्ड CH2. यही हो गया 4 डिफरेंट ग्रुप. कायरलिटी जनरेट हो गया. कितना कार्बन? 6. तो एल्कीन या एल्काइन पूछेगा तो कितना? 6. एल्केन पूछेगा तो कितना? 7. लिख लिया सबने? चलिए, तो हम लोग कैपिटल डी एंड कैपिटल एल एंड आर एंड एस. कैपिटल डी, कैपिटल एल और आर एंड एस, दिस डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट ऑप्टिकल रोटेशन. ऑप्टिकल रोटेशन के लिए बस 2 ही नोटेशन है, स्मॉल डी एल प्लस माइनस. So capital D and L and R and S does not tell us anything about rotation. This only tells us about orientation around chiral carbon. ये सिर्फ किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में. The reference compound on which capital D and capital L notation is based. क्या नाम है? रेफरेंस कंपाउंड ऑन विच कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशन इज बेस्ड. ये सब तो है क्लास 12 वाले सिलेबस में. ग्लिसर एल्डिहाइड, दिस इज द रेफरेंस कंपाउंड ऑन विच वी बेस कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोटेशन. Now glyceraldehyde on which OH group is present on right hand side, इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी. और ऐसे if OH group on chiral carbon is present on left hand side, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल एल. तो कैपिटल डी नोटेशन का मतलब हो गया OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड. कैपिटल एल का मतलब हो गया OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब किसी भी कंपाउंड के आगे अगर कैपिटल डी लग गया, इसका मतलब दैट कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड, और कोई मतलब नहीं होता. वैसे ही कैपिटल एल लग गया, इसका मतलब द कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एल ग्लिसरल्डिहाइड. जैसे इसका नाम मैं बोल दूं डी अनन्या, कैपिटल डी लगा दिया, तो इसका डी का मतलब डॉन नहीं हो गया, बस क्या हो गया मतलब दैट अनन्या कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड. वैसे डी ग्लूकोज, क्या मतलब हो गया? दैट it can be synthesized from D-glyceraldehyde.
ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें यहाँ पे। सॉरी, इसको भी CH में। ये लिख दिए। तो ये तो हमने अभी देखा ही, OH राइट हैंड साइड में मतलब कैपिटल D। तो यहाँ पर बस क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन का फंक्शनल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल पोजीशन का फंक्शनल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल D। हॉरिजॉन्टल का फंक्शनल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैपिटल L। कंफ्यूजन कब होगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देता, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंसिपल कार्बन चेन देखिए, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। ये हो गया यहाँ पे सेकंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन। 4 कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन है। If more than one horizontal positions are present, then we have to see configuration at the last chiral carbon. बस क्या करना है हमें, लास्ट कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन देखना है। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है यहाँ पे, थर्ड। इस पे जो फंक्शनल ग्रुप आया किधर आया, लेफ्ट हैंड साइड, सो ये दिस विल बी L। आई बात समझ में? मैं लिख दूं यहां पर कितने कायरल कार्बन है यहां पे, ये चारों कायरल कार्बन्स है। किसका लिखा मैंने स्ट्रक्चर यहां पे, ग्लूकोज। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा हो गया, यही वाला। इस पे OH किधर है, राइट हैंड साइड में, सो दिस विल बी डी ग्लूकोज। समझ गए? For unsymmetrical compounds, number of optical isomers इसको निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला होता है 2 to the power n, where n is number of chiral carbons। क्या नहीं, वो तो किस केस में आएगा आपका, एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में। यहां पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल रहे हैं। चलिए, कितना टाइम बच गया, हाँ है, बहुत अच्छा। आज जाकर के जो मैं चाह रहा हूं हो जाएगा। लास्ट लिख लीजिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमर्स में इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सब पता है या नहीं पता है? इनैंसियोमर्स क्या होते हैं?
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस और डी एंड एल फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कंपाउंड से, जैसे ये दोनों इनैंसियोमर्स हैं, इससे ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है +30 डिग्रीज और इससे ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है -30 डिग्रीज। तो इन दोनों का अगर हम इक्वल अमाउंट ले लें तो नेट रोटेशन कितना होगा? और उस केस में जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। सो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ डी एंड एल फॉर्म। नेट रोटेशन कितना हुआ? 0। अब नेट रोटेशन 0 हो गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसके कारण से होता है? जब वो सिमेट्रिकल होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसके कारण से आता है? ड्यू टू सिमेट्री। मगर यहां पर हम किसी भी कंपाउंड को अगर देख रहे हैं तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, डी एंड एल बोल रहे हैं, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हैं और अनसिमेट्रिकल हैं। तो यहां पर सिमेट्री के कारण तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ नहीं रहा। तो वैसे केस में जो कंपनसेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। सो रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर में कोई सिमेट्री नहीं है। वैसे ही एक हम इस तरीके से लिख लें, कॉमन नेम आयुपैक देखेंगे तब तो ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, दिस इज कॉमनली नोन एज टार्टरिक एसिड, दिस इज कॉमनली नोन एज टार्टरिक एसिड। इमली के साथ बहुत टार्टरी खाते हैं आप लोग, टार्टरिक एसिड। अब इस कंपाउंड में क्या देख रहे हैं आप? दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स और हेयर लोअर पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अपर पार्ट। तो जब भी किसी कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर पाए, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। और एक बार सिमेट्री आ गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ये एक कायरल हो गया और एक कायरल का मतलब ही होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहां पर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसके कारण से आया? ड्यू टू एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कोई सा भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के कारण आ गया तो वहां पर हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। सो दोस कंपाउंड्स वेयर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, वैसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड्स। सो दिस विल बी मीजो टार्टरिक एसिड। तो मीजो कंपाउंड्स कौन से होंगे? जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। एंड दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। रेसमिक मिक्सचर में क्या है हमारे पास? डी और एल फॉर्म्स प्रेजेंट है। अब रेसमिक मिक्सचर से डी और एल फॉर्म को अलग अलग कर लें। मिक्सचर से जितने डी फॉर्म है उसको अलग कर दिए, जितने एल फॉर्म्स हैं उसको अलग कर दिए। सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोल्यूशन। सो रिजोल्यूशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर। चलिए, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये किसके कारण से होता है? ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज विल ओनली टेक प्लेस ड्यू टू फ्री रोटेशन। और फ्री रोटेशन कब हो पाएगा? जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सो दिस विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स।
अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें यहां पर इथेन। अब इथेन में इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, और ये दोनों कार्बन 3-3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, आप मान लीजिए ये एक जो पेन है हमारे पास, दिस इज सीसी सिंगल बॉन्ड, और ये पेन का जो एंड्स है जहां से लगा हुआ है, दे आर रेस्पेक्टिव कार्बन्स। कोई सा भी 3 फिंगर को ले लीजिए एज 3 फिंगर अटैच्ड विथ, और जो कोई सा भी 3 फिंगर्स को आप मान लीजिए एज हाइड्रोजन अटैच्ड विथ रेस्पेक्टिव कार्बन्स। अब अगर हम बिल्कुल इसको ऊपर से देखेंगे इस तरीके से, तो यहां पर क्या है, लोअर फिंगर्स विल बी एक्लिप्स्ड बाय अपर फिंगर्स। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब डिफरेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स हैं, इनमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो ऐसे हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मिनिमम, और सिमिलर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मिनिमम अगर हो गया, देन रिपल्सिव फोर्सेस विल बी मैक्सिमम। रिपल्सिव फोर्सेस मैक्सिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब स्टेबिलिटी मिनिमम। सो लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा होगा, एक्लिप्स्ड। अब नीचे वाले कार्बन को स्टैटिक रखें और ऊपर वाले को रोटेट करना चालू कर दें, तो डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस मिलने लगेगा। बिल्कुल इस एक्सट्रीम में आकर के क्या होगा, नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स विल बी फारदेस्ट, तो रिपल्सिव फोर्सेस विल बिकम मिनिमम और स्टेबिलिटी विल बिकम मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर एक्सट्रीम को हम बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, स्टैगर्ड। लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, एक्लिप्स्ड। और इनके बीच में जो भी कॉन्फॉर्मेशंस आएंगे उनको हम बोलेंगे गॉच कॉन्फॉर्मेशन और स्क्यू कॉन्फॉर्मेशंस। समझ गए? तो सबसे स्टेबल स्टैगर्ड, लीस्ट स्टेबल विल बी एक्लिप्स्ड। ये एक जनरल है। अब देखिए, अगर कॉन्फॉर्मेशंस को दिखाने के लिए जो हम प्रोजेक्शंस यूज करते हैं, उसमें एक तो आता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अब जैसे इथेन के लिए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट कार्बन। किसी को भी फर्स्ट, किसी को भी सेकंड मान ली। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस विल रिप्रेजेंट फर्स्ट कार्बन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3। तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन हम अटैच कर दें। ये हो गया। द सेकेंड कार्बन इज एज्यूम्ड टू बी प्रेजेंट जस्ट बीनीथ दिस कार्बन। जो दूसरा कार्बन है वो इस कार्बन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा, तो ऊपर से हमें वो दिखेगा नहीं। अब उसके साथ जो हाइड्रोजन हमें ड्रॉ करना है, दैट हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो दूसरे कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करेंगे, दैट हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब यहां पर क्या है, नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, तो ये हो गया स्टैगर्ड। और यहीं पर नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन्स को अगर हम प्लेन के एक ही साइड दिखा दें,
ये कौन सा हो गया? एक्लिप्स्ड। सर ये फर्स्ट कार्बन को तो आपने सेंटर से दिखा दिया, सेकंड कार्बन कौन सा है सर इसमें? सेकेंड कार्बन इसके जस्ट हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो दूसरा कार्बन है वो जस्ट इसके पीछे है, तो ऊपर से तो हमें दिखेगा नहीं वो। उसके जस्ट पीछे है, 3D नाम है। अब इथेन के केस में जो एनर्जी चाहिए होता है फॉर इंटर कन्वर्जन इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ही उतना एनर्जी अवेलेबल है विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर कन्वर्जन। तो स्टैगर्ड लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहेगा एक्लिप्स्ड में, एक्लिप्स लगातार कन्वर्ट होते रहेगा स्टैगर्ड में। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एनी वन पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। नेक्स्ट हम लोग देख लें यहां पर ब्यूटेन। एक CH3 ये दोनों को मान लें हम यहां पे रेफरेंस कार्बन्स। तो दोनों रेफरेंस कार्बन के पास क्या क्या अटैच्ड है? इसके भी बीच में वैसे बना सकते थे, इसके बीच में भी बना सकते हैं। यहां पर हम किसके बीच में देख रहे हैं? इन दोनों कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन। तो इन दोनों को मान लिए रेफरेंस एटम्स। तो पहला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। वैसे ही दूसरा भी जो कार्बन है उसके साथ भी एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन है। यही हो गया। अब यहां पर मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड। ये कौन सा है? स्टैगर्ड है, एक्लिप्स्ड है? नॉन बॉन्डेड ऑपोजिट साइड में मतलब स्टैगर्ड। इसको हम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी किसके रेस्पेक्ट में? मिथाइल के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, वैसे किसी भी कंपाउंड का कितना कॉन्फॉर्मेशंस बन सकता है? इनफाइनाइट। मगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन से दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्फॉर्मेशन में अगर जाना है देन वी कंडक्ट रोटेशन ऑफ 60 डिग्रीज। अब आप मान लीजिए कि यहां पे जो ये सर्कल है ये कार का स्टीयरिंग है। इसको हमने पकड़ लिया एक हाथ से और इसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहे हैं। अब इसको रोटेट जब हम करेंगे तो सरकमफरेंस के साथ जो ग्रुप लगा है वो तो इसके साथ रोटेट करेगा और जो पहले कार्बन के साथ ग्रुप लगा है वो स्टैटिक रहेगा। तो अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिए तो ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के साथ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ और ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के साथ। तो नेक्स्ट जो यहां पर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। फिर से नेक्स्ट रोटेशन कराएं 60 डिग्रीज का। और लास्ट यहां पे देख लें, लास्ट में क्या हो जाएगा? फिर से अगर हम यहाँ पे 60 डिग्रीज का रोटेशन करा दें तो अब दोनों मिथाइल एक साथ।
So these are the 4 important conformations of butane. इसमें फर्स्ट और थर्ड कौन सा है, इक्लिप्स्ड है स्टैगर्ड है? स्टैगर्ड. नॉन बॉन्डेड अपोजिट साइड में मतलब स्टैगर्ड. स्टैगर्ड वेयर मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, इसको हम बोलते हैं सिन स्टैगर्ड. सिन स्टैगर्ड या इसी को हम बोलते हैं गॉज. और सेकंड और फोर्थ कौन से हैं, एक्लिप्स्ड. ये हो गया फुल्ली एक्लिप्स्ड और मिथाइल एक्लिप्स्ड. और ये हो गया पार्शियली एक्लिप्स्ड. सबसे स्टेबल कौन सा होगा यहां पे, जहां पे सारे सिमिलर ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज मैक्सिमम. सबसे स्टेबल हो गया एंटी स्टैगर्ड. फिर इसके बाद गॉच. लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, फुल्ली एक्लिप्स्ड. तो इसके बाद आ गया पार्शियली एक्लिप्स्ड. एंड लीस्ट स्टेबल इज फुल्ली एक्लिप्स्ड. ये आ गया इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर. बिल्कुल इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो राइट कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन के लिए जो प्रोपोज्ड कॉन्फॉर्मेशंस है मेनली चेयर एंड बोट फॉर्म. तो यहां पे बस मैं आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवा दे रहा हूं. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोहेक्सेन. यहां पे सबसे स्टेबल होता है चेयर फॉर्म. फिर इसके बाद ट्विस्ट बोट. देन वी हैव बोट एंड लीस्ट स्टेबल इज हाफ चेयर. दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर. चेयर इज मोस्ट स्टेबल, हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल. चेयर का एक डंडा निकल गया है तो उस पर भूल के नहीं बैठना है. सबसे अनस्टेबल होगा, तुरंत ही गिर जाएंगे. चलिए आप खड़े हो जाइए बच्चे. एक बार मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, साइक्लोहेक्सेन फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज. पहला ऑप्शन इट एग्जिस्ट्स इन चेयर फॉर्म. सेकंड इट एग्जिस्ट्स इन बोट फॉर्म. और भी कुछ कुछ था ऑप्शंस में. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर? बोट फॉर्म. अलाइंड सही बोल रहे हैं ये? बैठ जाइए. एक काम कीजिए, मार्केट से जाइए, एक बोट फॉर्म का, बोट शेप का कोई आयरन खरीद लीजिए, उसको पानी में फेंक दीजिए. या मैं आपको बोट का शेप दे दूं, पानी में फेंक दूं, डूबेंगे? नहीं डूबेंगे. डूबना या तैरना ये किस पे डिपेंड करता है? कोई चीज़ आप पानी में फेंक रहे हैं तो डूब जाएगा या तैरेगा, किस पे डिपेंड करता है वो? डेंसिटी पर या शेप पर? शेप पर. मतलब ताली जो ऑयल है उसको भी अगर आप बोट का शेप किसी तरीके से दे दें तब तो वो तैरेगा. चेयर का दे दिए तो डूब जाएगा. होगा वैसा? किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे.
थर्ड ऑप्शन था बिकॉज साइक्लोहेक्सेन इज लेस डेंस देन वाटर। ज्यादातर बच्चों ने बोट देखा और बोट ही कर दिया। तो कुछ इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं मेडिकल एग्जाम्स में। साइक्लोहेक्सेन ही नहीं, इनफैक्ट ऑल हाइड्रोकार्बन्स फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज दे आर लेस डेंस इन कंपैरिजन टू वाटर। केरोसिन ऑयल हो, पेट्रोल हो, सब तैरेगा पानी में क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है। समझ गए? एक मैं लिख दूं यहां पर इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसके बारे में आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल दिस इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। भाई क्यों क्यों ये बहुत अच्छा एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है? अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट अच्छा एंटी फ्रीजिंग कौन होगा? जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन करा देगा फ्रीजिंग पॉइंट का। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कौन कराता है? जिसका केएफ का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल एक बहुत अच्छा एंटी फ्रीजिंग एजेंट क्यों है? बिकॉज इट हैज वेरी हाई वैल्यू ऑफ केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो उस बात पे तो नहीं, हम यहां पर इसका आपको दो प्रोजेक्शंस लिख दें, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। दोनों कार्बन के साथ है, दो हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। ये हो गया इसका स्टैगर्ड, और एक हम यहां पे लिख दिए ये लिख दिए गॉच। नॉर्मल कंडीशंस में स्टैगर्ड और गॉच में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? स्टैगर्ड। मगर यहां पर गॉच विल बी मोर स्टेबल। वाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब एक चीज और क्या सीख गए आप कि जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक पॉसिबिलिटी है, वहां पे गॉच फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड। यहां पर गॉच ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड से। अब आप PYQ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, या आइसोमेरिज्म का जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री में कुछ कुछ आ रहा है कॉन्फिडेंस?